गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पर्वत प्रदेश में पावस पत्ती के बारे में हम चर्चा शुरू किए थे। ठीक है, मतलब इस पद्य के बारे में हम अध्ययन शुरू किए थे। तो उसमें अब कवि परिचय और पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ लिख लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। तो पंत जी इधर तो इस पद्य से हमें यह समझाने के लिए कोशिश की है कि पर्वत प्रदेश में पावस, पावस इसका अर्थ होता है कि वर्षा ऋतु। ठीक है, मतलब रेनी सीजन। ठीक है, पावस वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन। ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत। ठीक है, पर्वत अर्थ जानते हो, पहाड़ों का स्थान। ठीक है, उधर पर्वत में वर्षा ऋतु जिस तरह होती है और वर्षा ऋतु से पर्वत प्रदेश का वह वातावरण जिस तरह बदलता है। ठीक है, या पर्वत प्रदेश पर वातावरण में जिस तरह बदलाव होता है, यह सब कुछ उन्होंने पद्य से हमें समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों। ठीक है, आइए देखेंगे तो इस पद्य से कवि सुमित्रानंदन पंत जी हमें क्या संदेश देने के लिए चाहते हैं। पावस ऋतु की मतलब वर्षा ऋतु थी। ठीक है, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश, इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। देखो उन्होंने पद से। ठीक है, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश मतलब रूप। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतों में उगे हुए फूल। ठीक है, उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं। पर्वत में उगे हुए फूल, ठीक है, सुमन कवि को नेत्र जैसे, ठीक है, लग रहे। नेत्र मतलब अंग। ठीक है, नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्शन समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, जिनसे पर्वत दर्शन समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। ठीक है, तो कवि को क्या हो रहा है, पर्वत में उगे हुए वह फूल जिस तरह दिख रहे हैं कवि को नेत्र जैसे। ठीक है, तो इसलिए सौंदर्य का विशालता, पर्वत की विशालता और अवलोकन कर रहा है। मतलब पर्वत प्रदेश में रेनी सीजन या वर्षा ऋतु से क्या बदलाव होता है। ठीक है, उधर का प्रकृति सौंदर्य का भी कवि वर्णन करते हैं। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य मतलब वही नेचर, उसमें जिस तरह बदलाव होता। इधर भी देखते हो आप बच्चों, अब गर्मी सीजन में, गर्मी मौसम में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे, ठीक है, पूरा वातावरण सूखा सूखा जैसा लगता है। वही वर्षा ऋतु शुरू हो तो क्या हो जाता है, तो पूरा पर्यावरण हरे भरे हो जाता है, सभी पेड़ पौधे। ठीक है, यही क्या होता है, पर्यावरण में बदलाव ऐसा दिखता है। उसी तरह कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहाँ देखते हैं उन्होंने, पर्वत प्रदेश पर। ठीक है, आइए बच्चों देखेंगे, नए शब्द देख लिए आप। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश मतलब पर्वत प्रदेश में कौन सा ऋतु थी, वर्षा ऋतु। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। देखो तो पर्वत प्रदेश पर वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु में, पर्वत प्रदेश पर वर्षा ऋतु में क्या होता है, पल पल पर परिवर्तन दिखता है। किसमें, प्रकृति वेश। वेश मतलब वही रूप। ठीक है, प्रकृति रूप में पल पल में परिवर्तन दिखता है। पल मतलब एक क्षण, 1 सेकेंड बोलते हैं ना, वही वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर क्या होता है, पल पल पर परिवर्तन दिखता है।
ठीक है। तो उसका अर्थ सुमित्रानंदन पंत जी देखो इस तरह कहते हैं, पर्वत प्रदेश में, ठीक है, हाँ, पर्वत प्रदेश में पावस है, तो इस पद्य में ठीक है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इस पंक्ति में कवि सुमित्रानंदन पंत जी तो यह कहना चाहते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस की इस प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। क्षण क्षण में उधर क्या होते हैं, बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने कहते हैं, पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी कभी धूप खिल जाती है, ठीक है, तो कभी उन्हें पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। देख लो, जिस तरह पर्वत प्रदेश पर, तो वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर जिस तरह बदलाव होता है, ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने देखो इधर उनके अनुसार, मतलब कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है। धूप मतलब ओके ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಂಜಿನ ತರ ಹೊಗೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ರಿ, हाँ, धूप खिल जाती है, उसका गर्मी भी आप समझ ले सकते हैं, ठीक है। धूप खिल जाती है तो कभी उन्हें पहाड़ों को घने काले बादल, क्लाउड्स, घना इसका अर्थ ದಟ್ಟವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಭಯಂಕರವಾದ ದಟ್ಟವಾದ, घना जंगल बोलते आप, दट्टवाद काड़ू ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो इधर उधर क्या होता है, एक एक बार पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं। घेरना इसका मतलब उसे घेर लेना, ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು, ರೌಂಡ್, ठीक है। ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, ठीक है, धूप, ठीक है, धूप खिल जाती है। ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಅಲ್ಲೇ ಅರಳುತ್ತದೆ। ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತವೆ, देखोदा। तो कभी उन्हें पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छिपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। तो पहला दो पंक्ति में, ठीक है, ऊपर की क्या दो पंक्ति है, तो उसमें कहते हैं कवि, देख लो, तो इन पहले दो पंक्ति है ना, उसमें पावस ऋतु वहां से प्रकृति वेश, ठीक है, वहां तक कभी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे
बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है, कभी धूप खिल जाती है। तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं। उन्हें छुपा लेते हैं। छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में यह सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। क्षण भर का समय भी नहीं लगता। देख लो बच्चों, तो पहले क्या वो दो पंक्ति है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पहले क्या वो दो पंक्ति है, तो उसका भावार्थ ठीक है, देख लो एक बार ठीक तरह से। क्योंकि तो पद्य का भावार्थ है, भावार्थ देखकर आप किताब में लिखना पड़ता है, मतलब फेरबुक बोलते ना, उसमें लिखना ही है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान होता है। देख लो एक बार पढ़ता हूँ मैं, क्या है ऊपर। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है,
तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। इसका अर्थ होता है कि कवि क्या कर इस पद्य के अनुसार या पद्य से हमें यह समझाने के लिए कोशिश की है कि पर्वत प्रदेश में क्या होता है, वर्षा ऋतु में अनेक तरह के बदलाव होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक दो उदाहरण भी लिए हैं। क्या होता है देख लो इधर, वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है, धूप गर्मी बिस्सिल धूप खिल जाती है, तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं। बादल क्लाउड्स, ठीक है, घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं, मतलब पर्वत को उन्होंने छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब होने में, इस तरह बदलाव होने में या बदलाव होने के लिए क्षण भर का समय भी नहीं लगता। ठीक है, उसे एक क्षण भी समय नहीं लगता, मतलब क्षण के लिए उधर क्या दिखता है, हमें बदलाव दिखता है। इस तरह उस पर वर्षा ऋतु क्या करते हैं, पर्वत से खेल खेलती है। ठीक है, ये तो पहला क्या उधर ऊपर दो पंक्ति है उसका है बच्चों। ठीक है, आगे मेखलाखार पर्वत अपार अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। देखेंगे बच्चों, तो इस पद्य में कवि क्या कहने के लिए कोशिश किए है, या इस पद से मतलब इस प्यारा से उन्होंने हमें क्या समझाने के लिए चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझाने के लिए उन्होंने चाहते हैं। और नीचे देखो, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो इस पद से देखेंगे बच्चों तो क्या भावार्थ होता है, पहला पढ़ता हूं मैं। ठीक है, वह देखकर आप लिखना ही है सुनकर। पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, तो पद्य के इस पद में, इस प्यारा में कवि सुमित्र नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि पर्वत को एक करघनी मतलब कमर में पहने जाने वाली गहना ಆಭೂಷಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೊಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಭೂಷಣ ನಡುಪಟ್ಟಿ। कमर में पहने जाने वाली गहना करघनी के रूप में बताया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। देख लो, तो लेखक जी कहते हैं, सॉरी कवि सुमित्र नंदन पंत जी पर्वत को एक करघनी के रूप में, ठीक है, बताया है। करघनी मतलब वो हमारे महिलाएं, ठीक है, या महिलाएं या औरत ये तो कमर में पहनते हैं, ठीक है, गहना नड़ुपट्टी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು, तो उसी की तरह, ठीक है, तो उसी की तरह क्या हुआ है, उधर पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। तो उसे उन्होंने जिस पर्वत को ये क्या काले बादल है, एक करघनी के रूप में क्या किए, उसे घेर लिए हैं। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, ठीक है, सहस्र मतलब हजार, दीर्घ सुमन फाड़ मतलब पुष्प रूपी आंखें, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। नीचे जल मतलब पर्वत के ठीक नीचे एक तालाब में, तालाब मतलब लेक बोलते हैं ना, केरे, लेक में
तो पर्वत क्या कर रहे हैं, लेक में अपना ही रूप, ठीक है, अपना ही विशाल रूप को उसमें देख रहा है, अपनी सुंदरता को, ठीक है, अपनी सुंदरता को पर्वत तालाब में देख रहा है. ಇದು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. सेम अब आप तालाब के किनारे जाकर खड़े होकर इसे झांक कर देखो तो अपना रूप क्या होता है, तालाब में दिखता है. ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ प्रतिरूप. हाय. देखेंगे बच्चों इस पद का भाव. इधर मैं क्या लिखता हूँ, भावार्थ, क्या भावार्थ लिखता हूँ, आप देखकर आपके फेसबुक में होना चाहिए, लिखना है आप. मेखलाकार, पर्वत वहां से लेकर पहला है विशाल, यहाँ तक, ठीक है. इन पंक्तियों में कवि ने पर्वत को एक करघनी, करघनी मतलब कमर में पहने जाने वाले गहना, इधर लिखा हुआ देखो इसका अर्थ. कमर में पहने जाने वाले गहना, ठीक है, करघनी के रूप में बताया. पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल, हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह नेत्र की तरह लग रहे हैं.
ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का दर्पण का काम कर रहा है, इसमें पर्वत है, अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप देख रहा है। देखो बच्चों, तो इस पद्य में, ठीक है, तो दूसरा पद का भावार्थ, दूसरा पद मतलब मेखलाकर पर्वत अपार अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। ताल मतलब तालाब, ठीक है, कहाँ वो दर्पण सा, पता, जिसके चरणों में मतलब नीचे पैरों के पास। तो उस पद का भावार्थ है ये, ठीक है। तो यह भावार्थ आप इधर देखकर किताब में भी लिखना पड़ता है। देख लो बच्चों, एक बार पढ़ता हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने पर्वत को एक खरगनी, तो उसका अर्थ कमर में पहने जाने वाले गहना, करघनी के रूप में बताया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल देख रहा है, विशाल रूप, करे इधर विशाल रूप देख रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, देखो पर्वत पर खिले हजारों फूल, उधर खिले हुए हजारों फूल है, तो लेखक को कैसे लग रहे हैं, वो नेत्र जैसे, नेत्र की तरह लग रहे हैं। नेत्र मतलब आंख, ठीक है, नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे, मतलब पर्वत क्या है, ठीक उसके सामने या उसके पैरों के नीचे पहला तालाब, मतलब उधर क्या एक तालाब है, वह तालाब दर्पण का काम कर रहा है। पर्वत के ठीक नीचे क्या वह तालाब है, वह तालाब दर्पण का काम कर रहा है। दर्पण मतलब आईना, मिरर, ठीक है, मिरर दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से, पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप देख रहा है, ठीक है। देख लो, जिस तरह पर्वत के बारे में कभी इधर हमें उसका रूप समझाने के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है। दर्पण का काम कौन कर रहा है, तालाब, ठीक है। मतलब आप भी देखो तालाब या पानी में झांक कर आप देखें तो आपका रूप पानी में दिखता है आपको। तो उसी तरह दर्पण का काम कौन कर रहे हैं, इधर तालाब कर रहा है। तो उस तालाब में पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप देख रहा है,
है। तो यहाँ तक रहने दो बच्चों, ठीक है। तो अभी आगे 3 पद है, मतलब 3 प्यारा है, ठीक है। इन अब एक हुआ है आज, और क्या बाकी 2 है, तो उसके बारे में वो आगे के पद में कवि पर्वत के या पर्वत का प्रदेश क्या होता है, पर्वत के बारे में हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है। तो यह भावार्थ आप किताब में भी लिखना पड़ता है इधर देख कर, ठीक है। तो आगे कवि क्या कहता है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।